जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डी स्टूडेंट के लिए वापस लेकर आए हैं आपका अगला प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट है 8/4/2024 वाला फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और आप सभी को बताए थे कि हम बाहर जाने वाले थे किसी काम से, लेकिन और भी कई सारे वजह थे जिन वजहों से कि हम नहीं गए। और उनमें एक वजह ये भी था कि हम अभी आप सभी से है ना अलग नहीं होना चाह रहे थे। वजह ये है कि मेरे भाई, आप सभी को लगेगा कि भाई एग्ज़ाम नज़दीक है और सर का क्लास आना बंद हो गया, तो ये हमें थोड़ा सा अजीब लगा है ना। बाकी तो और भी कई सारे फैक्टर थे, लेकिन एक वजह उसमें ये भी था कि भाई हम क्लास बंद नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर है ना। तो ये सारा भी फैक्टर था। तो कुछ इन वजहों से भी हम वो जो प्लान था मेरा कैंसिल कर दिया। बोले नहीं भाई, उसमें 2000 का हमको नुकसान भी हो गया लेकिन हम सोचे नहीं भाई, इसको अभी हम कैंसिल करते हैं, बाद में देखेंगे इसको, है ना। तो चलिएगा, कोई बात नहीं है, शुरुआत करते हैं फटाफट हम लोग सेशन को। और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। लास्ट में बताइएगा कि सर 65 में से इतना सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए हिंदी का, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और हम लोग ऊपर कर लेते हैं। कहता है कि बताइए निश्चल में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगी। बताइए भाई, निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, निश्चल का क्या होता है तो अच्छे से पता है, कहिएगा सर निह जोड़ छल, है ना। विसर्ग संधि है इसमें लगा हुआ, कहेंगे सर ऑप्शन डी में दे रखा है निह जोड़ छल। पूछेगा कि कौन सा संधि है इसमें, तो क्या बताएंगे हम लोग, कहेंगे सर विसर्ग संधि लगा हुआ है। ये तो इजी है ना, विसर्ग है तो इसलिए विसर्ग संधि बोलेंगे। अगला कहता है बताइए पाप मुक्त में कौन सा समास है। लगाइए आंसर, पाप मुक्त में कौन सा समास है। तो कहिएगा सर पाप से मुक्त। दिमाग लगाइए, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा। कहेंगे सर पाप से मुक्त, यही होगा ना, पाप से मुक्त। तो देखिए ये से शब्द किसके लिए, मतलब पाप से मुक्त हो गया कोई, यानी अलग हो गया, तो अलगाव वाला बोध हो रहा है ना। तो कहेंगे यहाँ सर है कौन सा, आपादान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का कहता क्या है कि भाई इसका लास्ट का जो उत्तर पद होता है ये प्रधान होता है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है भी। जैसे पाप मुक्त के अलावा आप क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रोग मुक्त। हम क्या बोल सकते हैं, कहेंगे सर हम इसके अलावा बोल सकते हैं रोग मुक्त। तो इसका मतलब देख रहे हैं रोग मुक्त में क्या हो रहा है, मुक्त शब्द जो है ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये इधर वाला चेंज हो रहा है। तो जो बना हुआ है इसका मतलब वो प्रधान है ना। तो उसी को तो प्रधान ये बोलते हैं, प्रधान पद। तो मुक्त यहाँ पर प्रधान है। आप रोग मुक्त कहिए, दोष मुक्त कहिए, ऋण मुक्त कहिए, कई सारे शब्द हैं, तो मुक्त प्रधान है वहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, कहता है बताइए त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन, काउंटिंग से पता चला ना सर, त्रि माने तीन, लोचन माने आँख वाला, तीन आँख वाला। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर काउंटिंग तो है सर, तो हम बोलेंगे इसको द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको द्विगु समास ऑप्शन में है, कहिएगा सर नहीं। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो कहिएगा सर आंसर फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिलोचन एक प्रकार के शिव शंकर को बोला जाता है, त्रिलोचन में तीन आँख वाला, है ना। तो बहुव्रीहि देवी देवता वाला चीज़ किसके अंतर्गत चला जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि गद्यांश से तो हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कहता है जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है ना, यानी संकट निकट आने लगता है तो क्या होता है। ये इसी में कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, मतलब उसका बुद्धि खो जाता है। तो देखिए कह रहा है कि उसके विचार बदल जाते हैं, कहेंगे सर नहीं, गद्यांश के अनुसार जो है आंसर देना होता है, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार वह चिंतित हो जाता है, कहेंगे सर नहीं, वह उग्र हो जाता है। तो हालांकि थोड़ा थोड़ा तो ये सब भी होता है ना, जब किसी के ऊपर यदि संकट आता है तो बाकी चीज़ें भी होती है, लेकिन आपको गद्यांश के अनुसार आंसर लगाना है, तो कहेंगे सर उसका विवेक मर जाता है, बुद्धि खो जाती है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। कहता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य का मतलब क्या समझते हैं, उद्देश्य मतलब कोई कर्ता होना चाहिए उस वाक्य में, है ना, कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। तो कहता है कि उसमें एक कर्ता यानी कि उद्देश्य होना चाहिए और उसमें कोई काम भी हो रहा हो, है ना, तो एक क्रिया भी होना चाहिए, उसको कौन सा वाक्य कहेंगे। तो कहेंगे सर ये साधारण वाक्य का यही नियम कहता है ना, एक उद्देश्य हो और उसमें कोई क्रिया हो रही हो, तो उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं बाबू लोग, आप सभी को बता चुके हैं। कहिएगा सर एक उसमें प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होता है उपवाक्य होता है, वो इसके ऊपर आश्रित होता है, और बीच में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, यह शब्द का, तो जैसे क्यों हो गया या क्योंकि हो गया, ये सब शब्द किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें दोनों उपवाक्य प्रधान होता है, इधर वाला भी और इधर वाला भी उपवाक्य अपने आप में प्रधान होता है, लेकिन बीच में किस प्रकार का शब्द आएगा, जैसे और आएगा, इसलिए आएगा, है ना, किंतु आएगा, परंतु आएगा, इस प्रकार सबसे ये दोनों वाक्य जो है जुड़ा हुआ होता है, ये संयुक्त वाक्य में होता है। तो ये सब तो आप सभी को पता है, बाकी साधारण वाक्य वाला भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था, इस वाक्य में मोहन क्या है बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक है या द्रव्यवाचक।
तो कहेंगे सर मोहन एक प्रकार के व्यक्ति का नाम है, तो क्या बोलेंगे उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। तो अल्फ विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है क्या, प्रश्न सूचक चिन्ह इस प्रकार से ही होता है क्या, पूर्ण विराम ये है या विस्मय सूचक ये है, इसमें कौन सा गलत है, वो कह रहा है कि सही युग्म कौन सा नहीं है, मैंने गलत वाला पूछ रहा है। तो कहिएगा सर आंसर ए बिल्कुल सही है। अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से नहीं होता है। इसको तो एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमा इसको बोला जाता है, जो ऊपर लगता है इन्वर्टेड कोमा। हालांकि इन्वर्टेड कोमा में दो चिन्ह आता है, लेकिन बोल सकते हैं इसको इन्वर्टेड कोमा कह लीजिए, या फिर आप उद्धरण चिन्ह इसको एक हिंदी में बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, उद्धरण चिन्ह। तो इसको उद्धरण चिन्ह बोला जाता है, अल्प विराम इसको नहीं बोलते हैं। सर अल्प विराम का चिन्ह फिर किस प्रकार से होता है, तो नीचे छोटा सा कोमा जो लगता है ना, कोई लाइन जैसे चल रही है, नीचे कहीं पर भी कोमा, जैसे यहाँ पर हम कोमा लगा दिए, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग अल्प विराम, छोटा विराम। और पूर्ण विराम कहते हैं जब ये फुल स्टॉप लग जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। प्रश्न सूचक तो जैसे ये हसुआ वाला चिन्ह होता है ना, तो कहिएगा हाँ सर ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और ये है क्या, विस्मय सूचक चिन्ह, इसमें इस प्रकार से डॉटेड होता है ना, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। तो चलिए आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। तो आप सभी को पता चल गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये कहाँ आ गए हम लोग, अच्छा अगला क्वेश्चन यहीं पर है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक पंथ दो काज, लोकिति का अर्थ क्या होगा, बताइए। एक पंथ दो काज, तो एक काम से दूसरा काम हो जाना, अलग अलग पंथ यानी कि अलग अलग रास्ता होना, अलग अलग काम होना, या एक काम से दूसरे का संबंध ना होना। ना होना तो होगा नहीं, ये दोनों भी होगा नहीं। कहेगा सर आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा ना। एक पंथ दो काज यानी कि एक काम से दूसरा काम भी बन जाना, उसी के लिए हम ये शब्द यूज करेंगे, है ना। तो ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राम दिन रात मेहनत करता है, ठीक है। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे। पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। दिमाग लगाइए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तीन इसमें शुद्ध ही है, अशुद्ध एक है, कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहिएगा जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, ये कहना गलत है। हम ये बोल सकते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसी तरह नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। या फिर जो बोओगे वही काटोगे, आप ये बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर जैसा के लिए यहाँ पर उसी तरह का ये वाला शब्द नहीं होगा, जैसा में वैसा आता है, समझ गए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर बी, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य था। बाकी सारी जितने भी वाक्य इसमें दिए हुए हैं सारे का सारा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। इस काले शब्द में कौन सा पदबंध लगा हुआ है, बताइए। धीरे धीरे चलते हुए, तो कहिएगा सर चलना एक प्रकार का क्रिया है, लेकिन किस प्रकार से ये क्रिया हो रही है, तो कहते हैं धीरे धीरे चलते हुए, है ना। तो क्रिया के साथ साथ इसमें विशेषण भी जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध बोलेंगे। सी आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राहुल तेज दौड़ता है। इस वाक्य में वाच्य क्या है, कौन सा वाच्य है। राहुल तेज दौड़ता है, दिमाग लगाइए। पढ़ने से ही है ना पता चल जाता है कि वाक्य में कौन सा वाच्य लगा हुआ है, कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य या भाववाच्य। तो भाववाच्य तो सिंपली पता चल जाता है कि भाई इसमें है ही नहीं, है ना। लेकिन कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूजन होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है कि कौन दौड़ रहा है, तो कहेंगे राहुल दौड़ रहा है, तो आंसर ऑप्शन बी ही होगा। कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, समझ गए ना। वो कर्मवाच्य में और डिटेल में जैसे अगला क्लास को आएगा तो उसमें और भी अच्छे से आपको बताते चलेंगे। खैर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अच्छा तीन इसमें फिर आपको अशुद्ध मिलेगा, देखिएगा आराम से। कहता है यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो देखिए शुद्ध इसमें कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अच्छा कहिएगा सर ये सब अशुद्ध आपको कैसे लग रहा है, तो सुलझा सकना और फिर कहता है संभव, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, या ये बोल सकते हैं एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। कहता है आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, ये दृष्टिगोचर शब्द यहाँ पर नहीं आएगा। ये हम बोल सकते हैं कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी पड़ रही है, ये बोल सकते हैं ना, या फिर दिख रही है, ये बोल लीजिए, है ना। और अगला कह रहा है कि न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। देखिए निरीक्षण नहीं होगा, क्या होगा, जाँच किया। जाँच माने क्या होता है कि वेरिफिकेशन करना कि हमें कागजात सही है। निरीक्षण उसको कहते हैं कि जाके देखना है ना, प्लॉट वगैरह पे जाके देखना है कि भाई सच में ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। वो निरीक्षण अलग चीज़ होता है और जांच अलग चीज़। जांच माने वेरिफिकेशन होता है, तो दोनों में थोड़ा सा अलगाव है, थोड़ा सा अलग है उसका अर्थ।
तो इसलिए ये निरीक्षण शब्द यूज ना करके यहाँ पर हम जांच शब्द यूज कर सकते हैं, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर छांट पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा क्लियर करके बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्यंजना के कितने भेद होते हैं। व्यंजना के कितने भेद होते हैं। व्यंजना एक प्रकार का क्या है, शब्द शक्ति है। तो कहिएगा सर इसका 2 भेद होता है, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। कौन कौन सा, तो एक तो सर आर्थी व्यंजना और एक शाब्दी व्यंजना, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सा व्यंजना है। अच्छा कौन सा, यदि आपसे पूछे इसमें अलंकार है, इस पे इसके ऊपर अलंकार भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। कहिएगा सर वृष भानुजा का मतलब कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो आप बताए थे इसमें हुआ था श्लेष अलंकार, है ना। कई सारे, एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले तो उसको हम श्लेष अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा व्यंजना है, तो एक ही शब्द के कई सारे जब अर्थ निकले ना और उसमें पूछे व्यंजना कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे सर उसको शाब्दी व्यंजना बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी जहाँ पर श्लेष अलंकार होगा वहाँ पर व्यंजना में पक्का शाब्दी व्यंजना ही होगा। उसका कहना शाब्दी व्यंजना यही कहता है कि एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले तो शाब्दी व्यंजना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आर्थी व्यंजना में एक विशेष अर्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता हो। तो बताइए क्या कहलाएगा, अनुप्रास कहलाएगा, प्रतीप कहलाएगा, रूपक कहलाएगा या श्लेष अलंकार कहलाएगा। क्या किया जा रहा है, उपमान को उपमेय बना दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहिएगा सर उसको हम लोग बोलते हैं प्रतीप अलंकार। उपमान को जब उपमेय बना दिया जाए उसको हम लोग बोलेंगे प्रतीप अलंकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि खोले जू की ओर तुमको ही एतिवोर, वाह, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में, अलंकार पहचानिए भाई। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वक्रोक्ति अलंकार। लेकिन कहिएगा सर इसको थोड़ा सा समझाइए, आपको समझाते भी हैं, इसका मतलब समझिएगा ना तब आपको पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार क्यों हुआ है। तो ये लाइन का मतलब समझिएगा। देखिए हिंदी चीज़ ही ऐसा है, ये ग्रंथ वगैरह से, प्राचीन ग्रंथ वगैरह से, है ना, वहाँ से उठाया हुआ लाइन यहाँ पर अलंकार में इसी तरह से पूछता है। तो इसका अर्थ कई सारा अलंकार ऐसा जिसका कि जब तक आप अर्थ नहीं समझिएगा तो आपको आंसर समझ में आएगा ही नहीं कि भाई क्या कहना चाह रहा है। देखिए खोले जू की ओर, ये कौन कह रहा है, तो ये कह रहा है श्री कृष्ण जी, है ना। कहता है भाई खोले जी की ओर माने किवाड़ खोलो, तो राधा कहती है तुम हो किए मुझे हंसी भी आ रहा है, तुम हो किए तीवर, ठीक है, कि तुम हो कौन जो तुम्हारे लिए किवाड़ खोले हम। तो फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हरि माने वहाँ पर श्री कृष्ण का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हरि नाम है हमारी, माने मेरा नाम हरि है। तो जो राधा है वो जान रही है कि ये श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन हरि का मतलब वो बंदर समझ रही है। तो कहता है बसी कानन पहाड़ में, क्यों नहीं तुम जाके, कानन में होता है जंगल, ठीक है, आप सभी को करा है, कानन अटवी अरण्य विपिन वन, ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो कहता है कि भाई बसी कानन पहाड़ में, तो फिर यहाँ पर यानी कि कानन में यानी जंगल में जाके बसो ना, यहाँ क्यों आए हुए है ना, ये इसका अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो या इससे देखिए अब यहाँ पर कैसा वक्रोक्ति अलंकार कैसे हो गया, तो जानबूझकर अर्थ चेंज करके उसको अर्थ अलग अर्थ समझना, वहीं पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। तो हरि का मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम हरि हैं, यानी हम श्री कृष्ण हैं, लेकिन ये हरि का मतलब क्या समझ रही है राधा जी, बंदर समझ रहे हैं, है ना। तो जानबूझकर दूसरा शब्द या दूसरा अर्थ निकालना, वहीं पर होता है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहीं सर सी बिल्कुल सही है। इसलिए देखते हैं ज़्यादा डिटेल में हम बताते नहीं है, क्योंकि अब समय कम है, इतना डिटेल में बताएंगे तो भाई कितना टाइम लग जाएगा एक एक क्वेश्चन बताने में। तो समझिएगा कुछ कुछ ऐसे अलंकार हैं, अलंकार ही बेसिकली अलंकार का ही क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग या एक छंद वाला होता है, उसका थोड़ा सा उठपटांग सा क्वेश्चन होता है। तो जो हम सिर्फ आपको आंसर बता देना, यदि आपको अच्छे से पता है, पढ़े हैं छंद तो ठीक है, और नहीं भी पढ़े तो बस आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में समझा नहीं सकते हैं, लेकिन ये समझाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, इसलिए समझा दिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रूपक अलंकार ढूंढिए। इसमें भाई विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस शब्द आया हुआ है। अगला देखिए नयन तेरे मीन से छाया मत छूना मन। तो देखिए रूपक कह रहे हैं, तो कहिएगा सर ऑप्शन ए में दे रखा है रूपक अलंकार। विज्ञान को यान से, यानी कि जो यान वगैरह होता है ना, वायुयान वगैरह, उन सबसे तुलना किया गया है विज्ञान का। तो डायरेक्ट तुलना जहाँ पर होता है वहाँ पर हम लोग रूपक अलंकार लगाते हैं, आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताए हैं। कहिएगा हाँ सर हरि कौन, तो कहते हैं इसका मतलब होता है सर श्री कृष्ण। और हारिल की लकड़ी, हारिल एक प्रकार का लकड़ी का प्रकार होता है, जंगल की लकड़ी होती है हारिल। तो हरि का श्री कृष्ण का तुलना हारिल की लकड़ी से किया गया है, और ये डायरेक्ट तुलना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। कौन सा अलंकार होगा, तो कहेंगे सर रूपक अलंकार यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी बिल्कुल सही है आपका, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पाहुन पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात। जलजात माने ये कमल बोला जाता है इसको। तो कह रहा है कि अलंकार बताइए भाई। तो आपको एक शब्द मिला होगा, कहिएगा हाँ सर ज्यों शब्द मिल गया। कौन सा अलंकार होगा? कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। ज्यों ज्यों, मनहूँ, जनहूँ, ये शब्द मिलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उससे हारी होड़ लगाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उससे हारी होड़ लगाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई सामने वाले से हम हार गए और फिर कहते हैं कि होड़ लगाई। तब हार के कोई होड़ कैसे लगा सकता है ना। तो एक दूसरे में क्या है? कहेंगे सर नेगेटिविटी है, एक दूसरे का अपोजिट शब्द है, ये विरोधाभास अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। तो कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है ना। हार के कोई होड़ नहीं लगाता है, होड़ पहले लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं? अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको बस आप याद रखिएगा। अनुनासिक युक्त वर्ण किसको कहते हैं? तो कहिएगा सर आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, लघु वर्ण को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक तगन, एक भगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं? ये किस छंद में होता है? तो कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वसंत तालिका के छंद में होता है ना। तो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो ये भी याद रखिएगा। कहेंगे सर जी टोटली 6 हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, कहता है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट कट करता था सफल जवानी को। इस पंक्ति में कौन सा रस है? देख रहे हैं राणा प्रताप का घोड़ा का है ना, चेतक के बारे में यहाँ पर लाइन लिखी हुई है ना, और राणा प्रताप के बारे में कहा जा रहा है। कौन सा अलंकार होगा? तो अर्थ नहीं भी समझ रहे हैं फिर भी आप हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा। हाँ सर यहाँ पर तो जरूर होगा वीर रस, है ना, वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? कहेंगे सर सी बिल्कुल सही है। चलिए साइंस स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फटाफट से। तो देखिएगा साइंस का पहला क्वेश्चन कहता है किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किस जीव का प्रयोग होता है? तो कहेंगे सर अजोला का यूज किया जाता है, अजोला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर माने कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है अंगूर में? तो बाबू मेरे याद रखिएगा उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है ना। कौन सा एसिड? कहेंगे सर टार्टरिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कहिएगा सर ऑप्शन बी सही है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है ना एथेनॉल से जब सोडियम की क्रिया कराया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है तत्व जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित हो, अनुपस्थित मतलब मौजूद नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको? वो कौन सा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित है ही नहीं? तो कहिएगा सर ये होता है हाइड्रोजन में, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। इसका परमाणु संख्या कितना? 1 होता है और परमाणु संकेत H होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पादप साम्राज्य के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। पादप साम्राज्य यानी कि पेड़ पौधे के साम्राज्य का उभयचर किसको कहते हैं? जैसे जीव जंतु का उभयचर होता है ना, जैसे मेढक वगैरह है ना, तो उस प्रकार से पादपों का भी वर्गीकरण किया गया है, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट इसका आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइट के अंतर्गत वैसा पेड़ पौधा रखा गया है जो कि जल में भी उग जाते हैं और थल पर भी उग जाते हैं, यानी ज़मीन पर भी उगते हैं और पानी में भी उगते हैं, उसको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। तो उसी को कहते हैं उभयचर वर्ग का पादप, है ना। तो आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। एक बार और बताएं आप सभी को, याद रखिएगा। कहिएगा सर श्वास नली और ब्रोंकाई में पाया जाता है, ये एक प्रकार का उत्तक है ना। तो आंसर हो जाएगा श्वास नली और ब्रोंकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इनमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए इनमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कहिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड सर है, मीथेन सर है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, N2O कहिएगा सर ये भी है। तो ऑक्सीजन सर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, मीथेन का CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, है ना। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है किसमें? निश्चल कणिकाएँ
कनिकाएं कह लीजिए, कोशिकाएं कह लीजिए, बोल सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर बी, न्यूरॉन में पाया जाता है ना, निश्चल कनिकाएं न्यूरॉन में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे बीमारियां नियंत्रित हों, या लड़कों और लड़कियों के बीच बातचीत से बचने के लिए, सेक्स संबंधी पहलुओं पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को हतोत्साहित करने के लिए। क्या सटीक आंसर हो जाएगा इसका? तो कहिएगा सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। सेक्स संबंधी पहलुओं पर सही जानकारी जो है प्रदान करने के लिए यौन शिक्षा की शुरुआत स्कूल और कॉलेजों में होना चाहिए, और ये बिल्कुल सत्य बात है। तो सी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है अगर कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभिक अवस्था में एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो एक बार और आप सभी को बता चुके हैं, और आज भी याद रखिएगा, होता है V समानुपात T, है ना, V समानुपात T। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। और नियतांक के रूप में क्या आता है? कहिएगा सर एक्सेलरेशन, त्वरण आता था, है ना, बता चुके हैं, एक एक करके उसमें बताए थे पिछले क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब याद रखिएगा, जो चीज़ें बता चुके उसको हर बार तो रिपीट नहीं करेंगे ना, तो चूँकि समय भी ज़्यादा लग जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा, कहता है गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाई मॉर्निंग वाले ही क्लास में आपको बताया था, जिसमें कि छड़ से चादर को पीटा जाता है। तो गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का पहला गति नियम, उसी को ना बाबू मेरे क्या बोले जाता है? कहेंगे सर जड़त्व का नियम, उसी को कहते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वस्तु का भार विस्थापित पानी के भार से अधिक हो तो बताइए वस्तु स्थिर रहेगी, तैरती रहेगी, या डूब जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कह रहा है? यदि वस्तु का भार विस्थापित पानी, यानी जितना पानी हटाया है उससे यदि भार वस्तु का अधिक हो, तो आपको नहीं लग रहा है कि सर वस्तु डूब जाएगी? कहेंगे हाँ सर, तो फिर आंसर यही होगा, बिल्कुल सही है। आप वस्तु क्या हो जाएगी बाबू मेरे? डूब जाएगी, है ना। तो सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है इनमें कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? कौन सा वो यंत्र है? तो कहेंगे सर उसका नाम है हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन, सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करने के लिए इनमें कौन सा सतत विकास का उदाहरण है? जल संसाधनों की सफाई, वैकल्पिक ईंधन भंडार ढूंढना, नए उद्योग स्थापित करने के लिए जंगलों को साफ करना, या खनन के बाद कचरे को सुरक्षित निपटान की योजना बना लेना। क्या होगा आंसर? तो कहेंगे सर आंसर डी फिर सही है ना, खनन के बाद कचरे को सुरक्षित निपटान की योजना बना लेना। आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण है, क्या है? धुंध को कम करना, अम्ल वर्षा, ऑक्सीकरण करने वाला धुआं है, या कोहरा है? तो कहेंगे सर सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण ऑक्सीकरण को कम करने वाला धुआं है, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है ये बिहार के किस जिला में स्थित है? बताइए। बरौनी तेल शोधक कारखाना, कहिएगा सर जी ये बेगूसराय में है ना, बिहार के बेगूसराय में है बरौनी तेल शोधक कारखाना। आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर ए, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर देखिए, कहता है ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र किसकी ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं? बताइए। तो भाई शब्द से ही स्पष्ट है, कहेंगे सर ये ज्वार का उपयोग करते हैं। कौन सा आंसर होगा? कहेंगे सर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तभी तो उसका नाम है ना ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, कहिएगा सर अच्छे से पता है, वाट होता है। क्या होता है? वाट। आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किस तार में? अर्थ वाला तार में, या उदासीन तार में, या विद्युत का यानी करंट वाला जो तार होता है, या ठंडा तार में? विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज, फ्यूज किस में जोड़ते हैं? कहिए सर जी फ्यूज तो हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग विद्युत तार कहते हैं। तो बिल्कुल सही है ना, आंसर सी हो जाएगा। आपसे पूछेगा विद्युत फ्यूज के अलावा कि स्विच किस में जोड़ते हैं, तो स्विच भी इसी में जोड़ा जाता है ना, विद्युत वाला तार में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो कहेंगे सर जी काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। आंसर ए हो जाएगा। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से आप सभी का जीके जी से स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं जीके जी इसको। कहता है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो कहेंगे सर आंसर ए सही है, पेरिस की संधि। क्लास थोड़ा सा लेट हो चुका है, फटाफट खींचने का कोशिश करते हैं ना। देखिए कहता है कि रबड़ बागान प्रसिद्ध है कहाँ का?
कहाँ का रबड़ बागान जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है? तो कहेंगे सर आंसर सी हो जाएगा, मलेशिया का रबड़ बागान। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना समाजवादी ने की थी और किसने किया था? बताइए, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना समाजवादी के साथ साथ और किसने किया था? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेड यूनियनिस्ट ने किया था ना, यूनियनिस्ट बोल सकते हैं। हाँ, तो आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर किस राजनेता को घर में नज़रबंदी का सामना करना पड़ा? तो कहेंगे सर आंसर डी सही है, सुभाष चंद्र बोस को। डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत थी, बहुमंजिली थी, सरकारी कर्मचारियों वाली इमारत थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कहेंगे सर जी बम्बई की जो चौल थी वह एक प्रकार का जो है बहुमंजिली इमारत थी ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो कहेंगे सर जी पेरू के तट पर। ठीक है, पेरू देश के तट पर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एल नीनो से रिगार्डिंग पूछा था ये किस महासागर में उठती है? तो भाई मेरे प्रशांत महासागर में है ना। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल कौन सा है? सतलज, कावेरी, चिनाब या गंगा? भाई मेरे कौन सा आंसर हो जाएगा? कहेंगे सर जी गंगा। और वो एक आप इमेज देखे होंगे, काफ़ी जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहता है कि जो लोग नदी को नदी मानते हैं उसका नदी देखो किस प्रकार से है, जो देश है ना, और जो देश नदी को माता मानती है उसका स्थिति देखो। और सच में वो सही है इमेज, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्या हो सकता है? क्या होगा आंसर? तो कहेंगे सर बी बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहा है, स्थानीय साहूकारों के द्वारा, है ना। तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? कहेंगे सर ए सही है फिर यहाँ पर, है ना। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भूजल। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है भूजल। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। तो होना भी चाहिए, जैसे कि बारिश वगैरह होता है ना, तो कहा जाता है कि जो छत से पानी निकलता है उसको स्टोर कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं, तो होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे नहीं करता है ना, हम लोग करते ही नहीं है भाई। यहाँ तो पानी की अभी उतना किल्लत नहीं है तो लोग नहीं उसका, है ना, उतना मायने रखता है उसका। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है डैश को भारत में बहुत पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। किस चीज़ को? अंडमान जंगली सुअर को, अंडमान चैती, अंडमान चीता या रेगिस्तानी लोमड़ी? तो कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना, एशियाई चीता को। कब? तो कहेंगे सर 1952 में। तो सी आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार बताइए। तो कहिएगा सर एंथ्रासाइट हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा इसमें। इसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और लास्ट में स्थान आता है पीट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कहता है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाते हैं? तो कहिएगा सर जल को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हसुआ और हथौड़ा ये किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भाकपा का है। ठीक है, किसका है? भाकपा, भाजपा नहीं, भाकपा। तो सी आंसर होगा। कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कहिएगा सर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, टोटली 47, है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका है? लोकसभा में सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, जो कानून है उसको प्रस्ताव करना और पारित करना, है ना, या फिर भारत में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करना, या चुनाव कराना। तो चुनाव कराना तो वैसे भी नहीं होगा ना, ये इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आपसे को करा चुके हैं। चुनाव कराने की प्रक्रिया किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ए बिल्कुल सही है, सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो कहिएगा सर करा चुके हैं, कौन सा हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों को नहीं मिली हुई है ना। इसके लिए प्रॉपर जो भी इसका कानून वगैरह व्यवस्था वगैरह है वो करके आपको वहाँ पर जाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी देश में दो विपरीत समूहों के बीच युद्ध जैसा संघर्ष क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाएगा, गृह युद्ध कहलाएगा, जाति युद्ध कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं?
तो कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको हम लोग गृह युद्ध बोलने लगते हैं। क्या बोलेंगे? गृह युद्ध। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है भाई? कृषि, खनन, विनिर्माण या सूचना प्रौद्योगिकी? जीडीपी में सबसे बढ़ चढ़ के है ना योगदान कौन दे रहा है? तो कहेंगे सर विनिर्माण हो जाएगा इसका आंसर। विनिर्माण माने पुनर्निर्माण वगैरह वाला, जिसमें कि उद्योग वगैरह भी आते हैं। अच्छा, ये यहाँ से एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखिएगा, कृषि जो है इसको किस सेक्टर में रखते हैं? तो कहिएगा सर ये प्राथमिक क्षेत्र में है ना। विनिर्माण या खनन किया जाए, खनन कहा जाए तो ये किस में हो जाएगा? कहेंगे सर इसको हम लोग द्वितीयक सेक्टर में रखते हैं। और जो सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसको हम लोग किस सेक्टर में रख सकते हैं? कहिएगा सर हम इसको तृतीयक सेक्टर में रख सकते हैं। तो आप अलग अलग सेक्टर में बांट भी सकते हैं काम के अनुसार। अच्छा, कृषि में थोड़ा ज़्यादा खतरा है या फिर ये कहें कि ज़्यादा मजदूर, ज़्यादा समय और थोड़े इसमें आमदनी होते हैं, इसलिए इसमें मतलब कि लोच ज़्यादा है, तो क्या बोला जाता है इसको? इसलिए इसको कहा जाता है रेड कॉलर जॉब, है ना। इसमें जो प्राथमिक सेक्टर के जॉब होते हैं उसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जो खनन या विनिर्माण का होता है जिसमें द्वितीयक सेक्टर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब, इसमें थोड़ा खतरा कम रहता है। और जो सूचना प्रौद्योगिकी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक सेक्टर, और तृतीयक सेक्टर को हम लोग बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब, है ना। इसमें कोई विशेष खतरा नहीं होता है। जैसे जितना भी दुकान हो गया या फिर ये बोल सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह हो गया, टीचिंग वगैरह हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, सब तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। वैसे आप सभी लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़े होंगे तो शुरुआती चैप्टर कोई भी यही पढ़ाएगा आपको, है ना, सेक्टर वाला, क्षेत्र वाला। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं के हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन स्वयं लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते। ये पिछले भी क्लास में आया था, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? कहेंगे सर इसका आंसर था कानून, है ना। तो कानून के साथ ऐसा होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो चलिए, आप सभी का क्लास एंड हो गया। स्कोर क्या रहा कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्लास करने में कैसा लगा। और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे मॉर्निंग वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।